हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि यूपीएससी का ईपीएफओ का एक एडवर्टाइजमेंट आने वाला है पर्सनल असिस्टेंट का, तो वो आ चुका है। 7 मार्च से स्टार्ट हो चुका है एक्चुअली उसका एप्लीकेशन फॉर्म। 27 मार्च तक यानी 17 दिन और है आपके पास अप्लाई करने के लिए। उसके रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपसे जो मेन इन्फॉर्मेशन है, मेन एप्लीकेशन कैसे करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो यूपीएससी का एडवर्टाइजमेंट नंबर है, रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 ऑफ 2024। जी हाँ, यूपीएससी की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक करेंगे तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देता हूँ आपको। 323 वैकेंसीज ऑफ पर्सनल असिस्टेंट। जी हाँ, 323 यानी बहुत ही एक अच्छा नंबर है, काफ़ी लार्ज नंबर है। और इसमें एक अच्छी बात एक और ये है कि इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी स्टेनोग्राफर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी जैसे एसएससी का ग्रेड सीएनडी होता है जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, दोनों ही इंग्लिश अगर आपको आता है स्टेनोग्राफी तो इंग्लिश मीडियम के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हिंदी आती है तो हिंदी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। 323 जो वैकेंसीज है उसमें से 132 है यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 32, ओबीसी 87, एससी 48, एसटी की 24 और पीडब्ल्यूबीडी यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की 12 वैकेंसीज है। पे लेवल सबसे अच्छी बात और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात सबको लगती है कि पे लेवल कौन सा है, तो पे लेवल इसका है 7th एज पर द 7 सीपीसी, यानी आपका बेसिक पे हो जाएगा 44,900। क्लास 2 का पोस्ट है, नॉन गेजेटेड है लेकिन क्लास 2 है। साथ साथ में आपको जो अलाउंसेस वगैरह सब मिलते हैं तो उसका टोटल 80,000 के ऊपर ही जाएगा अगर आप किसी मेट्रो सिटी में है तो सैलरी काफ़ी अच्छा है इसका। दैट इज़ वन मोर रीज़न टू अप्लाई। इसका जो एज लिमिटेशन है वो जनरल के लिए यानी अनरिजर्व के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए है 30 ईयर्स, 33 फॉर ओबीसी, 35 फॉर एससी एंड एसटी एंड 40 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी। लोअर एज लिमिट 18 है, वो तो ऑब्वियस बात है क्योंकि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं और एज आपका होना चाहिए मिनिमम ऑफ 18 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है? दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका बैचलर्स होना चाहिए कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, दूसरा 10 मिनट्स का डिक्टेशन होगा 120 वर्ड्स पर मिनट में। इंग्लिश हो या हिंदी दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है, 120 वर्ड्स पर मिनट 10 मिनट्स के लिए। इंग्लिश का जो होगा उसके लिए आपको टाइपिंग का टाइम दिया जाएगा 50 मिनट्स, और हिंदी का अगर है आपका तो 65 मिनट्स यानी 1 आवर एंड 5 मिनट्स आपको दिए जाएंगे टाइपिंग करने के लिए। ये जो भी टाइपिंग है वो पूरा का पूरा कंप्यूटर पे होगा। ऑफकोर्स 10 मिनट्स का आपको डिक्टेशन लेना है 120 वर्ड्स पर मिनट पे। तो ये थोड़ा सा जो मुश्किल काम है, वो सबसे मुश्किल वैसे तो कहेंगे 120 वर्ड्स पर मिनट पे 10 मिनट्स कंटिन्यूस डिक्टेशन लिखना। तो कईयों का क्वेश्चन होगा कि अगर हमें शॉर्ट हैंड नहीं आता है तो क्या हमें अप्लाई करना चाहिए? तो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन है कि आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में 4 महीने बाद इसका स्किल ये रिक्रूटमेंट टेस्ट है और उसके समझो 2-3 महीने बाद अगर स्किल टेस्ट आ जाता है तो मैं नहीं समझता इतने शॉर्ट टाइम में आप 120 वर्ड्स पर मिनट ला सकते हैं। पूरा दिन रात लग जाए तो शायद हो सकता है, लेकिन वो फिर आपको उतना टाइम आप पढ़ाई में भी देंगे। ये जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है 300 मार्क का रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसके लिए भी, तो फिर ये मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो फिर आपको अप्लाई करके जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं स्टेनोग्राफी के, उनका जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं वेस्ट करना चाहिए। दैट इज़ माई ओपिनियन। अब ये जो 323 वैकेंसीज है इनका पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकता है। हाँ, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में है, लेकिन पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है। ईपीएफओ के ऑफिसेज हर एक स्टेट में होते हैं, हर एक स्टेट के मेजर सिटीज़ में ऑलमोस्ट होते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। 2 साल का इसका प्रोबेशन होगा। पोस्ट परमानेंट है, 2 साल के प्रोबेशन के बाद आप सर्विस में परमानेंट एम्प्लॉय गिने जाएंगे। एनपीएस गवर्न करेगा, ये तो ऑब्वियस बात है। किस तरीके से रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा उसकी बात करें तो 2 टेस्ट हैं इसमें। सबसे पहले जो ये टेस्ट है उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट, जो 300 मार्क का है। 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर है, 2 घंटे का एमसीक्यू बेस्ड है। एमसीक्यू बेस्ड पेन एंड पेपर, मतलब आपको जो ओएमआर में हम टिक करते हैं उस हिसाब से आपको वो टेस्ट देना है। सिलेबस इसका है इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, यानी 4 मेन जो इंग्लिश, जीके, क्यूए और रीजनिंग और साथ साथ में कंप्यूटर, यानी 4 मेन इसमें सिलेबस के पॉइंट्स है। उसमें 300 मार्क्स। अब इन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितने मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा, यानी हो सकता है 100 मार्क्स का, सॉरी, अगर 100 क्वेश्चन है तो एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। अगर 150 क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क का होगा। मैं नहीं समझता कि 300 क्वेश्चन होंगे। इन दैट केस 2 घंटे में करना इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा ऑलमोस्ट। सो या तो ये 150 क्वेश्चन वाला होगा या फिर 100 क्वेश्चन वाला होगा। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.33, मतलब 1/3 आपका मार्क्स डिडक्ट होगा। अगर 2 मार्क्स का है क्वेश्चन तो फिर आपका 0.66 डिडक्ट होगा अगर आपने गलत आंसर दिया, और अगर 3 मार्क का है यानी अगर 100 क्वेश्चन है तो हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपको 1 मार्क डिडक्ट होगा। अब ये जो वेटेज है वो 300 मार्क्स का 300 मार्क्स 100% वेटेज जो दिया है, सेम एज पर एसएससी ग्रेड सीएनडी, पूरा ही मार्क्स आपका काउंट होगा जो रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी जो एमसीक्यू टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग में, मतलब मेरिट उसके बेसिस पे प्रिपेयर किया जाएगा। जो स्किल टेस्ट है यानी जो स्टेनो का टेस्ट होने वाला है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये साथ में मेंशन किया है कि इट इज रिलैक्सेबल एज पर द यूपीएससी। अब यूपीएससी जो डिसाइड करेगा, एसएससी में फिक्स है कि 5% आपका मिनिमम मैक्सिमम 5% होना चाहिए अगर आप ग्रेड सी दे रहे हैं तो अनरिजर्व के लिए, और 7% फॉर अदर कैटेगरीज, और अगर ग्रेड डी है तो 7% फॉर यूआर एंड 10% फॉर अदर कैटेगरीज। लेकिन यूपीएससी ने कोई क्राइटेरिया इसका नहीं दिया है, सो वो रिलैक्सेबल है। बट आप यही मान के चलिए कि 5% मैक्सिमम अलाउड है, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो समझिए 120 वर्ड्स पर मिनट यानी 10 मिनट्स का डिक्टेशन हो गया 1200 वर्ड्स का, उसका 5% अलाउड है तो 12 5 60 मिस्टेक्स आपके मैक्सिमम अलाउड है। इस तरह से आप प्रिपेयर करके चलेंगे तो मैं नहीं मानता हूँ आपको कोई भी दिक्कत आएगी फाइनल जो स्किल टेस्ट होता है उसको क्लियर करने में।
अब इसका जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है, रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है 7 जुलाई 2024, यानी अब से मान के चलिए लगभग 3-4 महीने का टाइम है आपके पास। अभी 10 मार्च है आज, 4 महीने से थोड़ा सा कम आपके पास टाइम है, मतलब क्लोज टू 115 डेज आपके पास है प्रिपरेशन के लिए। क्वान्टिटेटिव, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके और कंप्यूटर। तो इसका तो ऑलरेडी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रहे हैं तो उसको थोड़ा स्पीड अप करके आप कीजिए, क्योंकि 323 वैकेंसीज इज़ अ वेरी गुड नंबर, बहुत ही अच्छा चांस आपका बनता है। लेकिन इसमें ये जो मैंने बात बोली ये होने तो वाली है, हम कितना भी मना कर दे, जिनको स्टेनो नहीं आता है वो भी 100% बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो अप्लाई करेंगे, स्पेशली बिकॉज यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है और ईपीएफओ का रिक्रूटमेंट है, तो देयर विल बी मेनी कैंडिडेट्स हु डोंट नो शॉर्ट एंड विल ऑल्सो अप्लाई। तो आपको एंश्योर करना है कि आपका प्रिपरेशन इतना अच्छा हो कि आप वो क्राइटेरिया फुलफिल कर दे। मैं मान के चल रहा हूँ आप समझिए 70 to 80%, 70% कितना हुआ, 210 मार्क हो गए, तो 300 में से अगर 210 मार्क्स ला रहे हैं, इसका पहले का मुझे कोई आइडिया नहीं है किस तरह से रहा है, शायद ये तो पीए का यूपीएससी तो फर्स्ट टाइम ही कंडक्ट कर रहा है एज फार एज आई नो। लेकिन ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिस तरह से अगर आप एसएससी ग्रेड सीएनडी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एक क्वांटिटेटिव एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन अगर आप सीजीएल या उस तरह की एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं फिर तो सिलेबस भी मैचिंग है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेन चीज़ होगी 120 वर्ड्स पर मिनट पे जो डिक्टेशन होता है वो। इसका जो रिक्रूटमेंट सेंटर्स है वो तो बहुत सारे सेंटर्स है, 80 से ज़्यादा सेंटर्स है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 27 मार्च और 27 मार्च टिल 6 PM, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो इतना एंड तक आपको जाना ही नहीं है, फिल इट एज सून एज पॉसिबल। मैं तो समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी फिलअप कर दिया होगा। इसकी एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, फ़ी तो चलिए 25 रुपीज़ ही है, और उसमें भी फीमेल SC ST कैंडिडेट्स तो PWD कैंडिडेट्स को तो भरने की जरूरत ही नहीं है, दे आर एग्जाम। बाकी 25 रुपीज़ फ़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक मेरी समझ में आती है वो है फोटोग्राफ जो है आपका, वो फोटोग्राफ में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, दूसरा चीज जो है 75% फोटोग्राफ पे आपका फोटो होना चाहिए, मतलब फोटोग्राफ समझो इतना है, तो नीचे का जो 25% है उसमें आपका नाम होना चाहिए और फोटो कौन सी डेट पे लिया गया है वो होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो आप अप्लाई कर रहे हैं उसके 10 दिन पहले के अंदर का ही होना चाहिए। सपोज मैं आज अप्लाई कर रहा हूँ 10 तारीख को, तो वो फोटोग्राफ 1 मार्च से पुराना नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं उसके 10 डेज के अंदर का ही वो फोटोग्राफ होना चाहिए। इसमें मेजोरिटी लोग फास्ट अप्लाई करने में ये गलती कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ, फोटोग्राफ में मिस्टेक मत कीजिएगा। हालांकि एक विंडो वो दे रहे हैं 28 मार्च से 4 अप्रैल तक का, 3 अप्रैल तक का 7 डेज का एक विंडो देंगे जिसमें आप करेक्ट कर सकते हैं अगर कोई मिस्टेक हुई है तो। लेकिन प्लीज़ डोंट मेक दिस मिस्टेक, हो सके उतना केयरफुल रहिए। जो भी आप कभी भी अप्लाई करते हैं ना कोई भी, तो पूरा डिटेल में पढ़ लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी कोई डाउट्स है आपको इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। बाकी सब तो सिंपल बेसिक चीज़ें, अभी उन्होंने और कुछ मांगा नहीं है, कोई भी सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा है, और अभी तो आपको सिर्फ बेसिक अपना इन्फॉर्मेशन भरना है। अगर आप क्वालिफाई होते हैं फॉर द स्किल टेस्ट तो आपसे एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फ्यूचर में मांगा जाएगा, तो वो उस टाइम के लिए है। लेकिन अभी भी आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है उसको 100% फैक्चुअल भरें। नहीं भरते हैं तो ऑफकोर्स ये डिसिप्लिनरी एक्शन तो होता ही है कि आपका फ्यूचर एग्जाम्स जो है उसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है, आपको डीबार किया जाता है 3 साल के लिए या 5 साल के लिए अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन फर्निश करते हैं और पकड़े जाते हैं तो। सो यस 27 तक है, आप अप्लाई कर दीजिए। स्किल टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। 120 वर्ड्स पर मिनट, अगर फिर से आपका डाउट है कि क्या 0 से 120 वर्ड्स पर मिनट इतना जल्दी आ पाएंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ आ पाएंगे। इंग्लिश स्टेनो की तो खास बात कर रहा हूँ, हिंदी का इतना आइडिया नहीं है, पर फिर भी इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू गेन दैट मच स्पीड इन सच अ शॉर्ट टाइम। फोटोग्राफ का ये जो मैंने बताया वो उसका ध्यान रखिएगा। बाकी सब तो बेसिक जिस तरीके से फिलअप करना होता है। एडवर्टाइजमेंट आप गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार, 28 पेजेस का ही है, इंग्लिश में है। और कोई डाउट है तो मुझे पूछिए आप कमेंट सेक्शन में। हाँ, इसकी एक और बात, जो ड्यूटीज़ है मेन, जो पीए की ड्यूटीज़ है वो तो सेम ही होती है, जैसे टेकिंग डिक्टेशन एंड टाइपिंग फ्रॉम ऑफिसर कंसर्न, हैंडलिंग टेलीफोन कॉल्स ऑफ मेंबर्स एंड फील्ड ऑफिसेस, हैंडलिंग विजिटर्स, मैनेजिंग मेंटेनिंग एंगेजमेंट्स, प्रिपेयरिंग टूर प्रोग्राम्स एंड ट्रैवल अरेंजमेंट्स, हैंडलिंग पार्लियामेंट्री वर्क, डायराइजिंग फाइल्स एंड पेपर्स, ट्रैकिंग ऑफ फाइल्स एंड इंपॉर्टेंट पेपर्स, मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस। तो ये तो बेसिकली जो पीए का काम होता है वही सारा है। और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मेरे से रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।